डियर स्टूडेंट्स, हम संकरण के बारे में पढ़ रहे थे पादप प्रजनन के अंतर्गत। संकरण जो है दो भिन्न पादपों के मध्य निषेचन करवाया जाता है, जिससे एक संतति पीढ़ी प्राप्त होती है। वह जो है अच्छी होती है या फिर सुधार की हुई संतति होती है। अच्छी का मतलब उच्च गुणवत्ता युक्त होती है। इसके अतिरिक्त उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। तो इस प्रकार संकरण जो है उसके हमने चार प्रकार भी देखे थे। अंतराकिस्मीय, अंतरकिस्मीय, अंतर प्रजातीय एवं अंतरवंशीय संकरण। संकरण की जो क्रियाविधि है उसके अंतर्गत हमने चरण देखे थे कि कौन कौन से चरणों के द्वारा संकरण करवाया जाता है। सबसे पहला चरण था इसमें जनक पादपों का चयन, उसके बाद विपुंसन, और विपुंसन के बाद बैगिंग, टैगिंग एंड लेबलिंग, और उसके बाद जो है पुष्पों के परागकणों का संचयन किया जाता है। और उन पुष्पों के परागकणों को जो संचयित किया जाता है उनके द्वारा विपुंसित मादा जनक पादप पर परागण या क्रॉसिंग करवाई जाती है। तो इस प्रकार हम जो है संकरण की संपूर्ण क्रियाविधि को अब विस्तृत रूप से देखते हैं आगे। देखिए, हमारा सबसे पहला स्टेप है जनक पादपों का चयन। जनक पादपों के चयन के अंतर्गत चयन किस आधार पर करेंगे हम? आधार क्या होगा चयन करने का? वो आधार है, सबसे पहली बात है इम्पोर्टेंट, कि वांछित गुण या लक्षण। अब वांछित गुण या लक्षण कौन से होते हैं? जैसे कि बात की थी हमने उच्च पैदावार वाले पादप, ठीक है। उच्च गुणवत्ता, गुणवत्ता मतलब दानों का आकार आमाप बड़ा होगा, या उनमें स्टार्च ये की मात्रा ज़्यादा होगी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ज़्यादा होगी। इसके अतिरिक्त उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता, सूखा प्रतिरोधी, लवण प्रतिरोधी, इस प्रकार की जो गुण होते हैं ये सभी गुण वांछित गुण या लक्षण कहलाते हैं। इनके आधार पर जनक पादपों का चयन किया जाता है। ऐसे पादप जिनकी पैदावार ज़्यादा होगी, गुणवत्ता अच्छी होगी, प्रतिरोधक क्षमता, सूखा प्रतिरोधी होंगे, लवण प्रतिरोधी होंगे, ऐसे पादपों का चुनाव किया जाता है, या ऐसी प्रजाति या किस्म का चुनाव किया जाता है। उस प्रजाति या किस्म में से जो किन्हीं नर व मादा पादप का चुनाव किया जाता है। वो प्रजाति है तो अच्छी होगी, किस्म है जो भी अच्छी होगी, क्योंकि हमने वांछित गुणों का चयन कर लिया है। उनमें से जो अच्छे पादप होंगे, जो हेल्दी प्लांट होंगे, उनमें से नर और एक मादा पादप का चुनाव कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि परिस्थितियां अनुकूलनीय होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्थानीय पादपों का चयन करते हैं। स्थानीय पादप यानी कि वहीं के जो पादप होंगे उस वातावरणीय परिस्थिति के प्रति अनुकूलित होंगे, तथा उन्हें प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम स्थानीय पादपों का ही चयन करते हैं, वांछित गुण वाले पादपों का चयन करते हैं। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि समयुग्मजी पादपों का हम चयन करते हैं। समयुग्मजी पादपों का चयन क्यों करते हैं? समयुग्मजी पादप जो होंगे उनके जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप समान होंगे, तो ऐसे स्थिति में उनके लक्षणों के आधार पर हम यह निर्धारित कर पाएंगे कि इनके जो जीन हैं वो शुद्ध हैं, ठीक है। तो इनके अंतर्गत यदि वो जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप समान होंगे तो वो समयुग्मजता दर्शाएंगे। अब समयुग्मजता कैसे उत्पन्न की जा सकती है? उसको उत्पन्न करवाने के लिए बार बार स्वयंपरागण करवाया जाता है, जिसके फलस्वरूप हम समयुग्मजी पादप प्राप्त कर सकते हैं। पता कैसे लगेगा कि समयुग्मजी पादप है या नहीं है, या वो विषमयुग्मजी पादप है? इसके लिए हमने मैंडलिज्म के अंतर्गत पढ़ा था एक टेस्ट क्रॉस, परीक्षार्थ संकरण। परीक्षार्थ संकरण के द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि वह पादप समयुग्मजी है अथवा विषमयुग्मजी है। इसके लिए जैसे मान लीजिए ये विषमयुग्मजी पादप है। परीक्षार्थ संकरण में हम क्या करवाते हैं कि किसी जनक पादप का संकरण हम समयुग्मजी अप्रभावी पादप से करवाते हैं। तो समयुग्मजी अप्रभावी जैसे ये हो गया, तो इसके अंतर्गत हमें क्या प्राप्त होगा? जो पीढ़ी प्राप्त होगी वह कैसी प्राप्त होगी? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें हमको दो प्रकार का जो है जीनोटाइप देखने को मिलेगा,
ठीक है, 1:1 का जो संकरण का अनुपात है वो प्राप्त होगा। दूसरी परिस्थिति क्या होगी, यदि हमारे पास समयुग्मजी प्रावस्था में डोमिनेंट जीन है तो उसका हम परीक्षार्थ संकरण के अंतर्गत क्या करवाते हैं, समयुग्मजी अप्रभावी से, समयुग्मजी अप्रभावी से संकरण करवाएंगे जैसे पहले करवाया। तो हमको पता लगाना है इस पादप का कि ये विषमयुग्मजी है या समयुग्मजी है, अपने को पता नहीं था। ठीक है, तो अभी हम मान लीजिए इसमें कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी में संकरण करवाया तो हमको संयोजन क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। चारों के चारों जो संतति है उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप सभी लंबे पादप होंगे, क्या है, समान है। तो हम यहाँ पर भी एक है जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप समान होंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि समान प्राप्त होंगे, कोई इस प्रकार आधे आधे प्राप्त नहीं होंगे, तो इसका मतलब वह कैसा है, समयुग्मजी प्रकार का है। तो इसके बारे में डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं परीक्षार्थ संकरण के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है, परीक्षार्थ संकरण के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमने नर व मादा पादप का चुनाव किया है वे समयुग्मजी हैं या नहीं हैं। यदि नहीं है तो ऐसे स्थिति में हम उनके मध्य अलग अलग बार बार स्वयंपरागण कराते हैं जिसके द्वारा समयुग्मजता उपस्थित हो सके। अब हमारे पास वांछित गुणयुक्त पादप हैं जो कि हमने चयन किया है। इसके अलावा इन पादपों में समयुग्मजता भी निर्धारित हो चुकी है। ऐसे समयुग्मजी पादप जिनमें वांछित गुण उपलब्ध हों उन पादपों को हम चयन कर लेते हैं। अब उन पादपों के मध्य अब हम संकरण करवाएंगे। तो इसकी अब अगला स्टेप क्या है, हमने जनक पादपों का चुनाव कर लिया है। जनक पादपों के चुनाव के पश्चात अगले स्टेप के अंतर्गत हम विपुंसन पढ़ेंगे। विपुंसन या एमैस्कुलेशन क्या है, विपुंसन या एमैस्कुलेशन स्व निषेचन को, द्विलिंगी जो पुष्प होंगे उनमें स्व निषेचन को रोकने के लिए नर जननांग या परागकोश या पुंकेसरों को हटाया या नष्ट कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। तो जनक मादा पादप जो होगी, जिसको मादा पादप के रूप में चयन किया हुआ है, उसके नर जननांगों को हटा दिया जाता है। यह प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। तो मादा पादप में से यदि नर जननांग हटा दिए गए हैं तो क्या बचेगा शेष, मादा जननांग। तो मादा पादप में सिर्फ मादा जननांग होंगे और नर जो पादप होगा उसमें नर जननांग को हम कलेक्ट कर लेंगे आगे वाले स्टेप में। तो भिन्न भिन्न, अच्छा, अब इसमें जो सिर्फ मादा जननांग रह जाएंगे तो विपुंसन की जो प्रक्रिया है इसको समझना पड़ेगा हमको कि अलग अलग आकार, आमाप और संरचना के पुष्प पाए जाते हैं पादपों में। कोई आकार में बड़े होंगे, कोई आकार में छोटे होंगे, किसी के दलपुंज बड़े होंगे, किसी के दलपुंज छोटे होंगे। ठीक है, आमाप अलग अलग हो सकता है, उनकी संरचना जो है उनका जो है कोई पुष्प जो है क्रॉस रूपी हो सकता है। तो इस प्रकार की अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न डाइवर्सिटी के फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो उनके लिए हम अलग अलग विधियों को अभी उपयोग कर सकते हैं। अब ये विधियाँ कौन कौन सी है देख लेते हैं। विपुंसन की निम्न विधियाँ हो सकती हैं, जैसे सबसे पहले हम देखें चिमटी या कैंची के द्वारा हस्त विपुंसन, हैंड एमैस्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप और सीजर। हम क्या करेंगे, यह अब काफ़ी आसान होता है बड़े पुष्पों के लिए। बड़े पुष्प होंगे तो उनको हम आसानी से उनके परागकोशों को देख सकते हैं, उनके पुंकेसरों को देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, चिमटी लेंगे, चिमटी की सहायता से उसको हटा देंगे या कैंची से काट देंगे। ठीक है, तो ऐसे इसमें महत्वपूर्ण सावधानी हम क्या देखेंगे कि परागकण जो है वो अपरिपक्व प्रावस्था में ही हो, परिपक्व नहीं हुए हों। तो इससे क्या होगा कि यदि परिपक्व होंगे तो हो सकता है कि परागकण उसमें झड़ जाएं। ठीक है, तो इसलिए हम अपरिपक्व प्रावस्था में ही पराग कणों को हटा देते हैं, विपुंसन कर देते हैं। तो कलिका अवस्था में ही विपुंसन करना ज़्यादा ठीक होगा। अगली विधि देखते हैं। अगली विधि है विपुंसन की गर्म जल, ठंडे जल अथवा एल्कोहल उपचार के द्वारा। जैसे धान्य पादप हैं उनमें पुष्प छोटे होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि पुष्प गुच्छकों को गर्म जल में 1 से 10 मिनट तक डुबा के रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि उसके नर जननांग जो है वो नष्ट हो जाएंगे। या हम उसको बहुत ही ज़्यादा ठंडा जो जल है उसमें रख देंगे। ठीक है, 1 से लेकर 10 मिनट तक, 0 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहल जो है 57%, 50 से 55%, 60% एल्कोहल भी इसमें उपयोग में लिया जाता है। तो उसमें हम 1 से लेकर 10 मिनट तक
एल्कोहल में रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो नर जननांग है वो नष्ट हो जाएंगे। टाइम जो है 10 मिनट 10 मिनट 1 से 10 मिनट जो है ये वेरिएबल होता है, अलग अलग पादपों के लिए अलग अलग रूप से प्रयुक्त किया जाता है। तीसरी जो विधि हो गई यह है चूषण दाब द्वारा विपुंसन। सक्शन प्रेशर डालते हैं जिससे क्या होगा कि परागकण जो है हल्के होते हैं और वो बाहर की ओर आ जाते हैं, तो इसे हम यांत्रिक विधि भी कहते हैं। तो ये चूषण दाब द्वारा हो गया। यहाँ पर क्या है, गर्म जल ठंडे जल अथवा एल्कोहल द्वारा ये एक प्रकार का केमिकल ट्रीटमेंट हो गया। इससे पहले हमने देखा था हैंड इमेस्कुलेशन या हस्त विपुंसन, कैंची और चिमटी की सहायता से, उसको हम फिजिकल मेथड भी कह सकते हैं ना। तो अगला है मेथड नरबंध्यता व स्व अनिश्चयता, मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। देखिए इसमें क्या है, ये एक प्रकार का प्राकृतिक विपुंसन है। ऐसी स्थिति में विपुंसन करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि ऐसे पादप जिनके पुष्पों में नरबंध्यता पाई जाती है, अर्थात नर जननांग उपस्थित तो होते हैं लेकिन उन वे जो है निषेचन में भाग नहीं ले सकते। नर बंधे होते हैं, नर जननांग जो है बंधे होते हैं, स्ट्राइल होते हैं, तो भाग नहीं ले सकते। तो ऐसी स्थिति में वह प्राकृतिक रूप से ही जो है उसको हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा इसमें हम देखते हैं एक स्व अनिश्चयता, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है कि इसमें एक ही पुष्प के जो जननांग है वे एक दूसरे को निषेचित नहीं कर सकते, उनके जो एलील होते हैं या जीन होते हैं वो इसको अलाउ नहीं करते हैं। तो एक ही पुष्प के या एक ही पादप के जो पुष्प हैं उनके नर जननांग एवं मादा जननांग एक दूसरे से निषेचन नहीं कर पाते हैं, तो यह है स्व अनिश्चयता। तो ये तो एक प्रकार की प्राकृतिक विपुंसन प्रक्रिया हो गई कि प्राकृतिक रूप से नर जननांग जो है वह है नष्ट मान लिया जाता है। अगला जो विधि है वह रासायनिक उपचार के द्वारा। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे रसायन होते हैं जो कि जिनके उपचार के द्वारा उस जो जननांग है नर जननांग को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके लिए 2,4-D है, NAA है, ये जो ऑक्सीजन के तरह के रासायनिक पदार्थ हैं, एथरेल है। ये जो पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ, इनके द्वारा उपचार करने पर नर जननांगों को हटा दिया जाता है या उनको नष्ट कर दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया विपुंसन प्रक्रिया कहलाती है। तो आज हमने संकरण की क्रियाविधि के अंतर्गत जो स्टेप्स हैं हमारे पास, जनक पादपों का चयन, दूसरा विपुंसन, तीसरा बैगिंग टैगिंग एंड लेबलिंग, चौथा है पुष्पों से पराग कणों का संचयन करना, और चौथा और अगला है परागण या क्रॉसिंग। तो इसमें से ऊपर के जो दो थे स्टेप, नंबर 1 जनक पादपों का चयन और दूसरा इमैस्कुलेशन विपुंसन, इन दोनों स्टेप्स को हमने पढ़ लिया है। आगे जो स्टेप्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है।